गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। अब आज जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब जैसे इसके नेम से ही हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। देखो सोलवेंट क्या होता है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, सोल्यूट है, उसे हम पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस में डिसोल्व करते हैं। मींस आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, जो सब्सटेंस उसमें अमाउंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड सोलवेंट जो सब्सटेंस जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सोल्यूट है वो डिसोल्व होता है किसमें, सोलवेंट में, तब हमारे पास जो है सोल्यूशन बनता है। अब आपके पास चैप्टर का नेम क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस जो हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं वो वाटर के लिए यूज़ करते हैं, और वाटर जो है आप सभी को पता है ये गुड सॉल्वेंट है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यहाँ पे मतलब क्या है कि हम वाटर के अलावा बाकी जो अदर सॉल्वेंट होगी यहाँ पे जो है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो स्टार्टिंग में जब जैसे जैसे डिस्कवरी होती है, स्टार्टिंग में जो है हम मोस्टली जो रिएक्शंस हैं उनके लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते थे वो वाटर ही यूज़ होता था, सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है जिसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होता था वो वाटर ही होता था, और इसका भी रीज़न यही कि जो वाटर है एक तो वो ईजिली अवेलेबल है, सेकंड बात करूँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, काफ़ी लिक्विड जो इसकी रेंज है टेम्परेचर की 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी काफ़ी लंबी रेंज है, इस बीच में जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही बात करें हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो भी इसका हाई होता है वाटर का, नियर अबाउट 78 होता है। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट हुई, इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है वाटर जो है वो यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एज अ गुड सॉल्वेंट। और वाटर न्यूट्रल है, ऑर्डरलेस, कोई इसका ऑर्डर नहीं है, नॉन टॉक्सिक हुआ, नॉन पॉइजनस हुआ, इसीलिए जो है इसको हैंडल करना जो है काफ़ी सेफली है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होता है दैट इज़ वाटर। काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ऐसा है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि वाटर की कि इतनी ज़्यादा इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से कि सारी ही नॉन पॉइजनस है, नॉन टॉक्सिक है, न्यूट्रल है, ऑर्डरलेस है, सेकंड लॉन्ग लिक्विड रेंज है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है, ये भी जो सभी मैंने अभी तक इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से क्या है, बाकी जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उनकी अभी तक डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी। तो सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, कि वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट है दैट आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन, उनको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर which are used for carrying out chemical reactions are called non aqueous solvent, कि ऐसे सॉल्वेंट अदर देन वाटर जिनको हम जो है केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं उन सॉल्वेंट्स को हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ओके, अब काफ़ी सारे इसके लिए अटैम्प्ट्स बनाए गए अलग अलग सब्सटेंसेस लेके, कि जो जैसे कि वाटर है एज अ गुड सॉल्वेंट यूज़ होता है कि हम उन सबको भी जो है यूज़ कर सकें। तो मेनली जो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें लाइक बेंजीन हुआ, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे ही एसीटोन, ईथर, ये सभी के सभी क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम इनको बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है डिसॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो मैंने सॉल्वेंट्स लिखे कौन से हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में जो है इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्वेंट जो है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है डिसॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉल्वेंट जो है अवेलेबल हैं अदर देन वाटर। बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं लाइक लिक्विड NH3 हुआ, ये तो सभी थे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, H2SO4, लिक्विड HF, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको भी जो है हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली जो है वो आजकल यूज़ करते हैं। अब इस चैप्टर में जो है बेसिकली अभी तक तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी बताया कि चैप्टर का मतलब क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते क्या हैं। इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम दो मेन सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज़ लिक्विड अमोनिया एंड सेकेंड वन इज़ सल्फर डाइऑक्साइड।
ओके यहाँ तक जो है अभी तक मैंने सब कंसेप्ट क्लियर किया, या फिर कहूँ कि बेस बनाने की ट्राई की कि एक्चुअल में आपको पता चले कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ना है, फिर ये पता हो कि पहले हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते थे। मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में सॉल्वेंट यूज़ होता है वो वाटर यूज़ होता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उसके बाद की और ज़्यादा सॉल्वेंट्स की डिस्कवरी की कि जो ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, उनको किस सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जाए। तो ऐसे ऐसे करके फिर जैसे जैसे आगे आगे केमिस्ट्री में जो है इन डिस्कवरी होती गई, हमारे पास काफ़ी सारे सॉल्वेंट्स जो है डेवलप हुए जिनको हम जो है यूज़ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की स्टडी के लिए। तो इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम दो सॉल्वेंट्स पढ़ेंगे, लिक्विड अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इनके बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे। ओके अब इन दोनों सॉल्वेंट्स को पढ़ने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि गुड सॉल्वेंट जो होगा उसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर रोल, कि उनका रोल क्या है केमिकल रिएक्शन में, एंड देयर रोल इन केमिकल रिएक्शंस। अब देखो कि सॉल्वेंट जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, उसके लिए जो है उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तब हम उन्हें कैरी आउट कर सकें, या फिर कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसे हम जो है कन्वीनियंटली सेपरेट कर सकें। अब लाइक इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों को कंबाइन जो है हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ लिक्विड रेंज। अभी जब मैंने स्टार्टिंग में मैं वाटर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी तो मैंने बोला था ना कि वाटर की लॉन्ग लिक्विड रेंज है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, तो इसको बोलते हैं लिक्विड रेंज। ओके अब देखो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, वो क्या डिटरमिन करेगा टेम्परेचर रेंज को, कि वो जो सॉल्वेंट है पर्टिकुलरली जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो भी कंडीशन अप्लाई करी है कि कितनी उसकी जो है टेम्परेचर रेंज है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की टेम्परेचर रेंज क्या है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, कि इस रेंज के बीच में जो है ये लिक्विड स्टेट में जो है एग्जिस्ट करेगा। ओके तो इसी तरीके से कि कोई भी सॉल्वेंट है वो लिक्विड फेस में है, उसके लिए जो है हम उसकी जो है टेम्परेचर रेंज देखेंगे जो काफ़ी यूज़फुल है केमिकल रिएक्शंस के लिए। अब लाइक जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर की तो लिक्विड रेंज हो गई 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100। सिमिलर वे में अगर NH3 की बात करें, इसे हम यहाँ पे स्टडी करना है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ -77.7 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ -33.4। सिमिलर वे में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड -75.5 एंड -10.2, मीन्स कि जो आपके पास वाटर है वो एक्सीलेंट लिक्विड है बिकॉज इसकी रेंज देखो कितनी अच्छी है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही लेकिन अगर हम NH3 की बात करें और सल्फर डाइऑक्साइड, जो दो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट स्टडी करने हैं, ये जो है लो टेम्परेचर रेंज है, इनकी ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि हम रूम टेम्परेचर की बात करें, इसके लिए जो है हमें लो टेम्परेचर की कंडीशन जो है वो रिक्वायर है। ओके सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है हीट ऑफ फ्यूज़न एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले तो इनका मतलब क्या है, हीट ऑफ फ्यूज़न एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो इनके नेम से ही हम पढ़ेंगे कि फ्यूज़न का मतलब क्या है, या फिर हीट ऑफ फ्यूज़न को हम बोलेंगे पर्टिकुलरली अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रही हूँ तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट है या फिर सब्सटेंस कितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा जिससे क्या हो 1 मोल जो है सब्सटेंस का वो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जो है चेंज हो सके, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय, मोलर लिख रही हूँ ना वर्ड तो यहाँ पे मैं 1 मोल लिखूंगी सब्सटेंस का भी, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस to change from solid to liquid state।
amount of heat absorbed by 1 mole of substance to change from solid to liquid state, और इस हीट को हम बोलते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सेकेंड वन इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैं पर्टिकुलरली 1 मोल सब्सटेंस के लिए बात कर रही हूँ तो वो भी क्या हो जाएगी, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो वेपर्स कब बनते हैं, अगर मैं वेपर्स की बात करूं कि लिक्विड किस में चेंज हो, वेपर स्टेट में चेंज हो, तो वही हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम liquid to vapor state। amount of heat absorbed by 1 mole of substance to change from liquid to vapor state, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा जिससे क्या हो, वो लिक्विड से जो है वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, उस हीट को हम बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो ये जो वैल्यूज़ है हीट ऑफ फ्यूज़न की और हीट ऑफ वेपराइजेशन की, इससे बेसिकली हमें क्या पता चलेगा, नेचर और स्ट्रेंथ के बारे में। अब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका कैसा नेचर है और कितनी उनके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है, उन फोर्सेस की कितनी जो है स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो जो है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है हीट ऑफ फ्यूज़न एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन वैल्यू से। ओके, या फिर मैं इसको बात करूँ कि लार्जर द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न और हीट ऑफ वेपराइजेशन, जितनी ज़्यादा हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, स्ट्रोंगर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। अगर हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है दैट मीन्स सॉलिड के अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर है, अगर उसके अंदर ज़्यादा है तो दैट मीन्स वेपर वाले में है, तो मतलब कि लिक्विड स्टेट में। ओके, तो जो इनका मैग्नीट्यूड होगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का, इससे हमें जो है एक आइडिया लग जाएगा नेचर के बारे में एंड स्ट्रेंथ के बारे में। जितनी ज़्यादा देखो ये हीट ऑफ फ्यूजन है क्या, कि कितनी हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए। सिमिलर वे में हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, कि कितनी हीट जो है सब्सटेंस एब्सॉर्ब कर रहा है लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा इस हीट की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स हमें हाई अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसके अंदर उतने ही स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंडिंग फोर्स है। अब अगर देखो फोर्सेस जो है वो बाइंडिंग फोर्स वीक होंगे तो थोड़ी सी हीट देने से क्या होगा, वो ब्रेक हो जाना चाहिए, अपनी स्टेट चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है ना, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, और जितनी ज़्यादा हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, जितना ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं दैट मीन्स उसके अंदर उतने ही जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब ये जो सॉल्वेंट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो प्रेजेंट है इसका एक आइडिया जो है हम लेते हैं रेशियो से। बेसिकली जो आपके पास ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसकी रेशियो और साथ में बॉइलिंग टेम्परेचर, और इस रेशियो को जो है हम बोलते हैं टॉन्टन कांस्टेंट, रेशियो ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन टू द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब अगर हम नॉर्मल लिक्विड्स की बात करते हैं कि नॉर्मल लिक्विड के केस में ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है फॉर नॉर्मल लिक्विड्स, अगर हम डेल्टा एच वेपराइजेशन है इसको जो है एक्सप्रेस करें कैलोरीज में, और जो बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर इसको नॉर्मली केल्विन स्केल पे, कैलोरीज में हम हीट ले रहे हैं और टेम्परेचर को ले रहे हैं केल्विन में, तो ये जो टॉन्टन कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट वैल्यू होती है इसकी 21.5। अगर हम डेल्टा एच वेपराइजेशन इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं जाउल्स में तो इस टेम्परेचर तो सेम रहेगा, तो इस केस में इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल लिक्विड्स के लिए वो वैल्यू है नियर अबाउट 90।
अब जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होगी टोटल कांस्टेंट की, इससे हमें क्या पता चलता है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बारे में। हायर वैल्यू ऑफ टोटल कांस्टेंट इंडिकेट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू है दैट मीन्स मॉलिक्यूल में जो है उतनी ही ज़्यादा एसोसिएशन जो है वो प्रेजेंट है। लाइक अगर हम बात करें वाटर की बात करें, अमोनिया की बात करें, इनकी जो वैल्यू होती है वो 21.5 से ग्रेटर वैल्यू होती है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स कैसे हुए, एसोसिएटेड लिक्विड्स हुए। और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके अंदर, जो लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनका जो नेचर होगा वो नेचर भी कैसा होगा, पोलर नेचर होगा। बिकॉज कि जो एसोसिएशन है पोलर मॉलिक्यूल्स की वो किस वजह से होती है, अपोजिटिवली चार्ज आयन की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितनी ज़्यादा आपके पास इसकी वैल्यू हाई होगी दैट मीन्स वो जो आपके पास सॉल्वेंट है वो क्या होगा, नेचर का पोलर नेचर का होगा। ओके, सेकंड फैक्टर था हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन। अब आगे थर्ड फैक्टर को डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेसिकली मेजर किस चीज़ को करता है, पोलर नेचर को, सॉल्वेंट के पोलर नेचर को। इट मेजर पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स हमें क्या पता चलता है, सोल्यूबिलिटी का पता चलता है पोलर या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस की सॉल्वेंट के अंदर। अब देखो जो हम वो कूलम लॉ पढ़ते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर एप्सिलॉन इनटू R स्क्वेयर। यही फॉर्मूला होता है ना जब हम फोर्स निकालते हैं। Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव, यहाँ पे क्या है चार्जेस। Q पॉजिटिव हो गया केटाइन के लिए चार्ज एंड Q नेगेटिव हो गया एनाइन के लिए चार्ज, और R हो गया उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। और जो ये एप्सिलॉन मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास लार्ज है तो दैट मीन्स फोर्सेस क्या होंगे, स्मॉल होंगे। इसका मतलब फोर्स स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी सेपरेट करने के लिए आयंस को। दैट मीन्स वो जो सब्सटेंस होगा वो ईजिली क्या होगा, डिसोल्व हो जाएगा। और सेकेंड में बात करूँ, अगर हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई है दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो आयनिक सब्सटेंस है वो ईजिली जो है डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस कंपाउंड की जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स विद द डिक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड विल डिक्रीजेस। ओके, अब देखो इसमें जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक वाटर है। वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 81.7। ऐसे ही NH3 22, SO2 17.3। ऐसे ही HF की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 83.6। अब देखो इन वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि ये जो H2O है या फिर HF है काफ़ी गुड सॉल्वेंट होंगे, बिकॉज इनकी जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो फोर्स क्या होंगे, स्मॉल फोर्स होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी होगी। दैट मीन्स कंपाउंड क्या होंगे, इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, NH3 और SO2 की बात करें, इस केस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल, तो फोर्सेस क्या होंगे, लार्ज होंगे। दैट मीन्स दे शो डिक्रीज टेंडेंसी टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड। और स्पेशली आयनिक कंपाउंड में हम बात करें मल्टी चार्ज, जिसके ऊपर एक से ज़्यादा चार्ज हो उनकी, लाइक मेरे पास कार्बोनेट्स हुए 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, सल्फेट्स, ऐसे ही फॉस्फेट्स। ओके, ये सारे के सारे जो कंपाउंड होंगे मल्टी चार्ज आयंस, ये जो है ये क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, इनसोल्यूबल इन लिक्विड एमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
आपको बस क्या याद रखना है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल है दैट मीन्स उस कंपाउंड की जो है सॉल्युबिलिटी, उस आयनिक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू हाई है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी उसकी, हाई होगी। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर आगे डिस्कस करते हैं, डाइपोल मोमेंट। फोर्थ वन इज डाइपोल मोमेंट। अब जो हमने अभी फैक्टर पढ़ा ये उसके साथ रिलेट ही करते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है, जो अभी डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ के आए हैं उसके साथ ही क्या है, रिलेशन में है। अब देखो जो आयनिक सॉल्वेंट होंगे, आयनाइजिंग सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उनके लिए क्या होगी, लार्ज होगी। और जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लार्ज होगी तो उनका जो डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट है वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। और ये किस चीज़ से रिलेट करेगा, पोलैरिटी से, बॉन्ड की पोलैरिटी के साथ। मीन्स greater the polarity, greater the polarity of the bond in a molecule, larger is its dipole moment। जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलर नेचर की होगी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही लार्ज होगी। ओके, और ऐसे सॉल्वेंट जिनकी हाई डाइपोल मोमेंट है दैट मीन्स दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू डिसॉल्व द पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस। ओके, क्यों, क्योंकि ग्रेटर पोलैरिटी का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में, और दैट मीन्स वहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है दैट इज सफिशिएंट टू ओवरकम द लैटिस एनर्जी। और इससे क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा वो सॉल्यूट जो है वो क्या होगा, इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ ये वाला फैक्टर कि आपके पास जितनी ज़्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी लार्ज क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ग्रेटर पोलैरिटी होगी इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में, और वहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी। और ये जो सॉल्वेशन एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है दैट इज सफिशियंट टू ओवरकम द लैटिस एनर्जी, की जो लैटिस एनर्जी है उसको ये सॉल्वेशन एनर्जी है ये क्या है, इजिली ओवरकम कर देगी और हेल्प करेगी सब्सटेंस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में। ओके, लास्ट फैक्टर इज विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी भी क्या है, प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, मीन्स टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू फ्लो, इसी को बोलते हैं। या फिर इसको मैं कह सकते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज़ ए मेजर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपके पास जैसे सॉल्वेंट हुए, वाटर है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सभी की जो विस्कोसिटी होती है वो लो विस्कोसिटी होती है। लो विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, दे आर हाईली फ्लूइड लिक्विड, रैपिडली क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, और हाई मोलिकुलर वेट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट काफ़ी हाई होता है, इनके जो है हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है, हाई विस्कोसिटी। ओके, अब जो लो विस्कोसिटी वाली सॉल्वेंट है इसके केस में कुछ हम बात करें लाइक प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, वो ईजिली हो जाएगा, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। बट अगर आपके पास विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड की इंक्रीज हो रही है तो इन सब ऑपरेशंस में जो मैंने बात करी, प्रेसिपिटेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ या फिर क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ये क्या होंगे, डिफ़िकल्टी के साथ होंगे। इन डिफ़िकल्टी जो है वो विस्कस नेचर होने की वजह से वो डिफ़िकल्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अभी तक तो हमने जो है बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है सॉल्वेंट की, कि जो गुड सॉल्वेंट होगा उसकी कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। काफ़ी टाइप के होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी जो है, जैसे कि फर्स्ट वन इज
प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इनके जो है नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। पहले प्रोटोनिक सॉल्वेंट, प्रोटोनिक का मतलब प्रोटॉन्स की ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या हो, आयनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट हो। प्रोटॉन बेसिकली हम H पॉजिटिव आयन को बोलते हैं ना, कि जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट होंगे दे कंटेन आयनाइजेबल हाइड्रोजन। प्रोटोनिक का मतलब क्या हुआ, कंटेन आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन, उनको हम बोल लेंगे प्रोटोनिक सॉल्वेंट। मींस सॉल्वेंट फ्रॉम विच प्रोटॉन्स कैन बी ड्राइव्ड, कि जिनमें से हम प्रोटॉन को जो है इजीली ड्राइव कर सकते हैं, दे आर नोन एज प्रोटोनिक, या फिर इनको प्रोटिक भी बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल H2O हुआ, HF है, HCN एंड H2SO4, दे ऑल आर प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इनमें से जो है हम प्रोटॉन्स को इजीली जो है ड्राइव कर सकते हैं, या फिर सेकेंड वे में कहूँ कि इन सभी के अंदर जो है आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, और इनको हम बोल लेंगे प्रोटोनिक सॉल्वेंट। अब इसका रिवर्स कर दो, नॉन प्रोटोनिक कैसे, मीन्स सॉल्वेंट फ्रॉम विच प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड, या फिर सॉल्वेंट्स विच डू नॉट कंटेन आयनाइजेबल हाइड्रोजन, दे आर नोन एज नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। उसमें था कंटेन, इसमें आ जाएगा डजंट कंटेन आयनाइजेबल प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल SO2 लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे ऑल आर नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। नेम से क्लियर हुआ ना, प्रोटोनिक मीन्स जिनके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, नॉन प्रोटोनिक जिनके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी। सेकेंड वन इज एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। इनके भी नेम से पता चल रहा है, आपने एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा है ना, उसी तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब देखो एसिडिक सॉल्वेंट्स हम किन्हें कहेंगे, सॉल्वेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स का कैसा बिहेवियर होता है, जो H पॉजिटिव आयन दे दे उसको हम बोलते हैं ना एसिड, और जो H पॉजिटिव को इजीली एक्सेप्ट कर ले उसको हम बोलते हैं बेस। तो सिमिलर वे में सॉल्वेंट्स हो जाएंगे। तो मीन्स एसिडिक सॉल्वेंट कौन से हुए, विच हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, जिनकी टेंडेंसी है प्रोटॉन को डोनेट करने की, दे आर नोन एज एसिडिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HF। बेसिक विच हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की जिनकी टेंडेंसी होगी उनको हम बोलेंगे लाइक लिक्विड अमोनिया, इट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। पिरिडीन हुआ, तो ये हो जाएंगे आपके पास बेसिक सॉल्वेंट। और एम्फोटेरिक की बात करूँ, मीन्स ना तो उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है एसिड की तरह बिहेव करने की, एसिडिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने की, और ना ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है उनकी बेसिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने की। ओके, वो हो जाएंगे आपके पास एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, लाइक वाटर, इथेनॉल, मीथेनॉल। ना तो इनकी ऐसे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी कि हाँ ये एसिडिक सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव करेंगे, या ना ही इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग कि सिर्फ ये एसिड बेसिक की तरह बिहेव करेंगे, मीन्स ये दोनों के दोनों करेक्टर शो करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम उन्हें बोलते हैं ना, तो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर शो करें। सिमिलर में एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होगी कि जो कुछ एसिडिक सॉल्वेंट का बिहेवियर शो करेंगे और कुछ बेसिक सॉल्वेंट का बिहेवियर शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। अब देखो इनके नेम से पता चल रहा है, आयोनाइजिंग का मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन, मीन्स ऐसे सॉल्वेंट्स दैट आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन को हम सेकेंड नेम ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। ऑटो का मतलब ये खुद से उसमें आयोनाइजेशन हो जाए, वो होंगे आपके पास आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। लाइक वाटर है, सेल्फ आयोनाइज हो जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलर वे में अमोनिया, NH4 पॉजिटिव प्लस NH3 नेगेटिव।
ओके। और नॉन आयनाइजिंग इसका अपोजिट मीन्स ऐसे सॉल्वेंट विच डू नॉट आयनाइज एट ऑल, कि वो आयनाइज नहीं होंगे, वो हो जाएंगे नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सभी क्या होंगे, नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। ओके। लास्ट जो टाइप है सॉल्वेंट्स की, कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब सॉल्वेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेट विद द मेटल आयन, कि ऐसे सॉल्वेंट जो मेटल आयन के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। और ऐसे सॉल्वेंट दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, दे आर नोन एज नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल NH3 है, ये मेटल आयन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेट कर जाता है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट में। सल्फर डाइऑक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसे हम DMSO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। नॉन कोऑर्डिनेटिंग दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग लाइक CCl4, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ जाएंगे आपके पास नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स के अंदर। ओके, तो यहाँ तक जो है इसकी टाइप्स जो है वो कंप्लीट होती है नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बेसिकली। अब जो है इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, पहले लिक्विड अमोनिया को पढ़ेंगे और उसके बाद लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।